हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम अध्ययन करेंगे उत्तर का विशाल मैदान, नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन। तो देखिए, इसमें हम चित्र में देख पा रहे हैं कि जो भारत का जो उत्तर का विशाल का मैदान है उसकी स्थिति कहाँ पे है। देखिए, यहाँ दिया है कि जो उत्तरी पर्वतीय भाग है हिमालय पर्वत श्रृंखला, उसी के दक्षिण और जो दक्षिणी पठार हमें देखने को मिलेगा इस साइड भारत दक्षिण में। तो ये दिया है कि प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में विशाल जो समतल भूभाग है ये स्थित है, या जो उत्तर का विशाल मैदान है हमें हिमालय के दक्षिण में व जो प्रायद्वीपीय पठार है इसके उत्तर में इसकी स्थिति देखने को मिल जाएगी, जैसा कि इस चित्र में हम देख पा रहे हैं। आगे दिया है कि ये जो है यह गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप, जो उनके जलोढ़ निक्षेप होते हैं उससे निर्मित मैदान है और काफी उपजाऊ है। इसलिए इसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हमें इन तीनों जो नदी बेसिन है, तीनों नदी तंत्र हैं, इसका इसमें संयोग देखने को मिलता है। फिर दिया है कि लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े द्रोणी एक यहाँ पे था। तो उस बेसिन क्षेत्र में जो जलोढ़ थे उन जलोढ़ों का निक्षेपण से, इन तीनों नदियों के जलोढ़ों के निक्षेपण से हमें देखने को मिलता है इस उपजाऊ मैदान का निर्माण। तो इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ था। आगे हम देखते हैं। देखिए, दिया है कि जो इसका विस्तार है, इसका विस्तार जो है ये है 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे फैला हुआ है। इस मैदान के पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो क्या है 3200 किलोमीटर एवं औसत चौड़ाई की बात करते हैं ये है आपका 150 से 300 किलोमीटर तक है। ये समृद्ध मृदा आवरण, पानी की पर्याप्त उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है। इसलिए यह सघनतम जनसंख्या वाला भी भौगोलिक प्रदेश है, यानी सघनतम जनसंख्या यहाँ पे जो भारत का उत्तर का विशाल मैदान है सबसे सघनतम जनसंख्या यहाँ पे देखने को मिलेगी। यह मैदान सामान्यतः ये समुद्र तल से 240 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं है और इसकी औसत गहराई जो है इस मैदान की ये है 4000 से 6000 मीटर के बीच स्थित है। और पश्चिमी मैदान का ढाल देखें तो वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, और जो पूर्वी मैदान है इसका ढाल जो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ है। इसीलिए हम देखते हैं तो जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी का देखा जाएगा तो उत्तर से ये आपका उत्तर पूर्व से इसका ढाल अरब सागर में चला जाता है। इधर से गंगा जो नदी है ये आ जाएगी पूर्व की तरफ आके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये इसका ढाल बता रहा है। देखिए, आगे दिया है कि ये जो है ये समतल भूभाग जो पड़ता है मध्य या उत्तर का विशाल मैदान है। तो दिया है कि इस समतल भूभाग के मध्य अरावली पर्वत के आ जाने के कारण सिंधु के साथ साथ इसकी जो सहायक नदियां हैं, सिंधु और इसके सहायक नदियां जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज इस अवशिष्ट पर्वत के पश्चिम में और तथा गंगा और उसकी जो सहायक नदियां हैं, गंगा और उसकी सहायक नदियां हमें मिल जाएंगी यमुना, गंडक, घाघरा, गोमती, सरयू, कोसी, महानंदा, सोन आदि। ये सारी नदियां क्या होती हैं पूर्व में बहती हैं, जो अरावली पर्वत बीच में वो आ जाने के कारण से ये कहेंगे दोनों विभक्त हो गई हैं। फिर देखिए उसकी सहायक नदियां, ये देखिए यही दिया है सरयू, गोमती ये सारी पूर्व में बहती हैं। देखिए आगे दिया कि ये नदियां निचले भागों में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं इनके वितरिकाएं या डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है। वो फिर गाद एकत्र होने के कारण अवसादों के अधिक जमाव के कारण ये जो है नदी का जो जल धारा या फिर गंगा नदी या कोई भी नदियां होती हैं वो कोई विशिष्ट शाखा में बढ़ जाती हैं, उसे उनकी वितरिकाएं कहते हैं। आगे देखिए दिया है इसको, सबसे पहले इसमें दिया है पंजाब का मैदान। ये जो भाग है जो उत्तर का विशाल मैदान है इसको कहें कि क्षेत्रीय या फिर क्षेत्रीय तौर पे इसको कई भागों में बांटा गया है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं पंजाब का मैदान। इसका जो कहें कि पश्चिमी जो भाग है इसको पंजाब के मैदान के नाम से जानते हैं। देखिए इसका विस्तार हम कहें कि पंजाब का मैदान जो है ये अधिकांशतः सिंचित है किसके द्वारा, ये सिंचित हमें देखने को मिल रहा है, ये आपका हो गया सिंधु नदी तंत्र। तो ये सिंधु नदी तंत्र द्वारा अधिकांशतः पंजाब का मैदान सिंचित है। तो ये एक उत्तरी मैदान है, उसके पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा जो इसके सहायक नदियां हैं इन नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज ये हो जाएगा आपको यहाँ पे ब्यास हो जाएगा, ब्यास द्वारा निर्मित किए गए मैदान का बहुत बड़ा भाग जो है पाकिस्तान में स्थित है। और
इस मैदान का विस्तार हमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये इसका विस्तार है। यानी पंजाब, हरियाणा और दिल्ली को लेकर के जो पंजाब का मैदान है, ये पाकिस्तान में भी, कुछ भारत में भी है, तो इसका जो क्षेत्रफल है 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और सिंधु तथा इसकी सभी सहायक नदियां हिमालय से निकलती हैं और इस क्षेत्र में दोआब की संख्या बहुत अधिक देखने को मिलता है। दोआब यानी जो दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, दो नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र होता है, उसे दोआब के नाम से जानते हैं। तो यही दिया है कि हमें जो पंजाब का मैदान है, इसमें दोआब की संख्या अधिक देखने को मिल जाएगी। देखिए इसमें दिया है कि रावी और ब्यास का जो दोआब है उसे बारी दोआब कहते हैं, बारी दोआब के नाम से जानते हैं। और इसमें से ब्यास और सतलज, ये जो नदियां हैं, इन जो नदियों के बीच का क्षेत्र है, इनके द्वारा जो निर्मित क्षेत्र दोआब है, उसको हम बिस्त दोआब, विशिष्ट नामों से इनको जानते हैं, तो उसे हम बिस्त दोआब के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो मैदान है, उत्तर का विशाल मैदान है, इसको कई विशिष्ट नाम दिए गए स्थानीय तौर पे या राज्य क्षेत्रीय तौर पे। देखिए आप इधर राजस्थान प्लेन दिखाया है, ये हो गया आपका सतलुज यमुना प्लेन, ये हो गया आपका अपर गंगा प्लेन हो गया, ये आपका मिडल गंगा प्लेन, और सबसे नीचे आपको यहाँ पे लोअर गंगा प्लेन, तो ये देखने को मिल जाएगा। फिर इधर जो ब्रह्मपुत्र नदी इधर असम आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम होते हुए, तो इसको नाम दिया गया ब्रह्मपुत्र प्लेन, और ये आपका हो गया बे ऑफ बंगाल। देखिए यहाँ दिया है दोआब का अर्थ। देखिए दोआब का अर्थ दिया है कि दो नदियों के बीच का भाग। दोआब जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, दो और तथा आब। तो देखिए दो का अर्थ दिया है कि अर्थात पानी, दो से हो गया आपका दो, और आब का अर्थ है पानी, यानी दो पानी की जलधाराओं द्वारा या उन जलधाराओं के बीच जो क्षेत्र होता है उसे हम जानते हैं दोआब के नाम से। इसी प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे पंज और आब हो गया पंजाब। तो जैसे पंज का अर्थ हो जाएगा पांच इसमें, और आब का अर्थ हो जाएगा पानी, यानी पांच पानी का मतलब वही पांच जलधाराओं के द्वारा, या फिर कहेंगे पांच जलधाराएं उसे प्रवाहित होती है, इस आधार पर उसका नाम रखा गया है पंजाब, जो कि पंजाब में प्रवाहित पांच नदियों का सूचक है। विशाल मैदान का दूसरा जो उपभाग है वो है राजस्थान का मैदान। इसका विस्तार जो है अरावली पर्वत, जो हम देखें अरावली पर्वत के पश्चिम में लगभग 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह मुख्यतः जो है अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेश है। बालू स्तूप यहाँ के प्रमुख स्थलाकृतियां हैं, क्योंकि रेत ही रेत है वहां पे, तो हमें बालू का जो स्तूप है इसके अधिक स्थलाकृतियां देखने को मिल जाएंगे। फिर एक पूर्वी भाग में कई पहाड़ियां हैं। लूनी नदी इस प्रदेश की प्रमुख नदी है। लूनी नदी प्रमुख नदी है जो कि वर्षा के दिनों में कच्छ के रण तक जाती है, और इस प्रदेश में हमें सांभर, डेगान, डेडवाना जैसे प्रसिद्ध खारे पानी की झील देखने को मिल जाएंगे। जो लूनी नदी सबसे बड़ी है, और इसे क्या कहते हैं, ये आंतरिक नदी, यानी ये सागर में जाके नहीं मिलती। ये कच्छ का जो रण है गुजरात में हमें देखने को मिलेगा, उसमें जाके विलुप्त हो जाती है। सागरों में इसका मुहाना हमें नहीं देखने को मिलता है, तो इसलिए ये इनलैंड बेसिन का निर्माण करती है। आगे देखिए बालू का स्तूप के बारे में दिया है, सैंड ड्यून। तो ये दिया है कि जो मरुस्थल होते हैं, मरुस्थलों अथवा रेतीले प्रदेशों में पवन द्वारा रेत एवं बालू के निक्षेप, उनके जमाव से निर्मित टीले जो होते हैं, तो इन टीलों को क्या कहते हैं, इन टीलों या टिब्बों को ही हम बालू का स्तूप नाम देते हैं। और इसकी चौड़ाई लंबाई की तुलना में 10 से 12 गुना अधिक होते हैं, यानी जो बालू का स्तूप होते हैं वो चौड़े अधिक होते हैं लंबाई की अपेक्षा। ऊंचाई में पर्याप्त अंतर मिलता है, जो कि ये कुछ मीटर से लेकर 100 मीटर तक के भी अधिक ऊंचाई वाले ये देखने को मिलते हैं। फिर देखिए मरुस्थलों तथा रेतीले क्षेत्रों में पवन की दिशा में अवरोध, ये जैसे झाड़ी या वृक्ष, शिलाखंड आगे बीच में कोई दीवार आ गई, तो इसके उपस्थित होने पर क्या होता है, रेत का क्या होता है, निक्षेप होने लगता है, जो कि धीरे धीरे बालू का स्तूप का रूप धारण कर लेता है। और बालू का स्तूप प्रायः समूह में मिलते हैं, एक ही साथ लगातार कहेंगे इनका एक क्रम देखने को मिलता है बालू का स्तूपों का, और जिन्हें स्तूप समूह, ड्यून कॉलोनी या स्तूप श्रृंखला कहते हैं। ड्यून चेन के नाम से इसे जानते हैं, यानी लगातार इन लोगों का एक समूह देखने को मिलेगा, जहाँ पे हवा पवन चलता है उस दिशा में बहुत सारे बालू का स्तूप निर्मित होते जाते हैं। आगे देखिए दिया है यहाँ पे फिर गंगा का मैदान, इसको कई भाग में बांटा गया है। तो देखिए अब देखते हैं हम गंगा का मैदान या फिर मध्यवर्ती मैदान। देखिए दिया है कि यमुना नदी से लेकर के पूर्व में
ये जो बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा है तक विस्तृत मैदान जो है, इसको हम मध्यवर्ती मैदान या गंगा का मैदान के नाम से जानते हैं। और इसको भी हम देखेंगे 3 भागों में बांटा गया है, अपर गंगा प्लेन, मिडल, लोअर, इस तरह से। तो देखिए इसका विस्तार जो है 1400 किलोमीटर की लंबाई में घग्गर और तीस्ता नदियों के मध्य है, जो उत्तरी भारत के राज्यों जैसे हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भागों तथा पश्चिम बंगाल में ये विस्तृत है। और इस मैदान का ढाल सामान्यतः उत्तर पश्चिम से क्या है, दक्षिण पूर्व की तरफ, जो कि हम गंगा नदी का ढाल देख सकते हैं। तो जैसे जैसे गंगा नदी का ढाल है उस तरह से इसका भी ढाल है, और वो वैसे इसका निर्माण हुआ है। इस विस्तृत मैदान को 3 उपभागों में विभाजित किया गया है। जो मध्यवर्ती गंगा का मैदान, इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए सबसे पहले है ऊपरी गंगा का मैदान, यानी सबसे कह सकते हैं कि उत्तरी भाग है इसका। तो ये गंगा मैदान का ऊपरी भाग है, जो उत्तर में शिवालिक, पश्चिम में यमुना नदी, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार तथा पूर्व में ये 100 मीटर की समोच्च रेखा द्वारा सीमांकित किया जाता है। और इस मैदान की जो है, इस मैदान की 3 लघु इकाइयां हैं। कौन कौन सी इसमें देखिए दिया है, पहला है गंगा यमुना दोआब, इसको भी दोआबों में बांटा गया है, तो इसमें हो जाएगा आपका अपर गंगा प्लेन में हो जाएगा गंगा यमुना दोआब। दूसरा है रुहेलखंड का मैदान, रुहेलखंड का मैदान, वो तीसरा हो गया अवध का मैदान। ये लघु इकाइयां छोटी छोटी इकाई के रूप में इसको भी डिवाइड किया गया है। तो ऊपरी गंगा मैदान को हो गया 3 भाग में डिवाइड कर दिया। आगे देखते हैं हम, आगे देखिए मध्यवर्ती गंगा का मैदान। तो मध्यवर्ती गंगा का जो मैदान है, यह मैदान इलाहाबाद से फरक्का तक 1.45 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या क्षेत्रफल में ये विस्तृत है। उत्तर में इसके शिवालिक, दक्षिण में विंध्य, रोहतासगढ़ और छोटा नागपुर का पठार इसकी स्थिति देखने को मिल जाएगी इस मैदान के दक्षिण में। वो पश्चिम में 100 मीटर की समोच्च रेखा तथा पूर्व में बिहार, पश्चिम बंगाल सीमा इस क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित करते हैं। यह जो है मध्य गंगा मैदान, ये 2 उपभागों में बांटा जाता है। एक है उत्तरी गंगा का मैदान, जिसमें गंगा घाघरा दोआब, मिथिला मैदान और कोसी मैदान, तथा जो दक्षिण गंगा का मैदान है इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। तो उसे दक्षिण गंगा के मैदान में इसमें हमें देखने को मिलेगा गंगा सोन विभाजक, फिर मगध का मैदान तथा अंग का मैदान शामिल है। ये इस मध्यवर्ती गंगा के मैदान के छोटी छोटी उप इकाइयों के रूप में इसे बांटा गया है। आगे देखते हैं हम निम्न गंगा का मैदान। तो देखिए इसका विस्तार हमें उत्तर में कहां से, दार्जिलिंग हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र से दक्षिण में ये बंगाल की खाड़ी तक क्या हो जाएगा देखने को मिलेगा, तथा पश्चिम में ये छोटा नागपुर का पठार इसकी सीमा बनाती है। कि पूर्वी सीमा से ये बांग्लादेश एवं असम की सीमाओं तक ये 80,968 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे विस्तृत है। पश्चिम में इसके छोटा नागपुर की जो पूर्वी सीमा है, पूर्वी सीमा से और बांग्लादेश एवं असम की सीमाओं तक इसका विस्तार है निम्न गंगा के मैदान का। देखिए आगे दिया है ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ये मैदान इसे पूर्वी मैदान गंगा मैदान के पश्चिम विशेषकर असम राज्य में सदिया जो वहाँ का है क्षेत्र है ये, तो ये क्षेत्र पड़ता है सदिया असम में। तो सदिया के उत्तर पूर्व से होकर के धुबरी नामक स्थान तक लगभग ये जो फैला है 720 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। और इस मैदान के पश्चिमी भाग को छोड़कर सभी और ऊंचे पहाड़ी भाग हैं। इस भाग का ढाल क्रमशः हमें देखने को मिलेगा उत्तर पूर्व से, ये क्या है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर है। जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की तरफ आता है। और ब्रह्मपुत्र नदी इस मैदान के मध्य से गुजरती है। जब ब्रह्मपुत्र का मैदान है तो इसके मध्य से गुजरती है। और इस नदी के बीच में स्थित है माजुली द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है माजुली द्वीप। इसी के ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित इसको देखने को मिल जाएगा। तो और सबसे बड़ा नदीय द्वीप है ब्रह्मपुत्र घाटी का जो मैदान है, यह नदीय द्वीप और बालू रोधिकाओं की उपस्थिति के कारण जाना जाता है। बालू रोधिकाओं की उपस्थिति के कारण ये देखें तो जो माजुली द्वीप है इसका निर्माण हुआ है। यहाँ नदियों के बार बार रास्ता बदलने के कारण बाढ़ की आवृत्ति अधिक है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है, इसमें नदियां अपना मार्ग बहुत अधिक बार बदलती रहती हैं, तो बाढ़ की भी यहाँ पे हमें समस्या देखने को मिलता है। आगे हम देखते हैं, देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी दिया है कि
ब्रह्मपुत्र नदी का पानी ये अपनी घाटी में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। उत्तर पूर्व से लेकर ये दक्षिण पश्चिम में, क्योंकि इधर से उत्तर पूर्व से ये आती है, भारत में आएगी तो फिर ऐसे दक्षिण पश्चिम मुड़ करके और इधर बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है, तो बहती है बांग्लादेश होते हुए। फिर दिया है कि परंतु बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुबरी के निकट यह नदी क्या करती है, 90 डिग्री का कोण बनाती हुई मुड़ जाती है। 90 डिग्री का कोण बनाते हुए मुड़ती है। इस प्रकार इसके अवसादों से निर्मित मैदान पर हमें उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, देखने को मिलेगी, जहाँ कई प्रकार की फसलें जैसे गेहूं, चावल, गन्ना, जूट उगाई जाती है। इस प्रकार के हमें देखेंगे कि इसके मैदान में ये सारे प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं। दिया है कि भौतिक आकृतियों की भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान का विभाजन, वो तो हम कहेंगे क्षेत्रीय आधार पर देख लिए विभाजन उसका। अब देखेंगे भौतिक आकृतियों की भिन्नता के आधार पर, तो देखिए इसमें 4 भागों में बांटा गया है भौतिक आकृतियों की विभिन्नता के आधार पे। देखते हैं इसको। देखिए दिया कि भौतिक आकृतियों की भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में विभाजित किया गया। प्रमुख है और बहुत से एग्जाम्स में इसे पूछे जाते हैं प्रश्न। पहला हो गया आपका भाबर, दूसरा हो गया तराई, तीसरा हो गया बांगर व चौथा हो गया खादर। तो देखिए जो भाबर की विशेषता क्या दिया है, जो भाबर है यह क्षेत्र शिवालिक के गिरिपद यानी उसके दक्षिण में गिरिपद जो नीचे वाला भाग है उसमें, उस प्रदेश में सिंधु से लेकर के तीस्ता तक अविच्छिन्न रूप से 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तृत है। ढाल में अचानक कमी आने से यहाँ जो नदियां हैं क्या होती हैं, धरातलीय अपवाह व्यापक पैमाने पर निर्मित करती है। और इसमें जो भाबर है इसमें कंकड़, बजरी एवं गोलास्म, बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े, गोलास्म, कंकड़ पत्थर, ये सारे इत्यादि ये निक्षेपित कर देती है नदियां यहाँ पे ला करके। जैसे क्योंकि अब यहाँ पे जैसे इस भाग में उसके गिरिपद में आते हैं तो ढाल कम हो जाता है, तो वो उसके साथ जो भी अवसाद रहते हैं, जो भी कहेंगे कंकड़ पत्थर, गुलास्म, बजरी, ये सबको निक्षेपित कर देती है। ढाल कम होने की वजह से उसे उसके ढो के ले जाने की आगे क्षमता नहीं रहती है, तो सब वहीं पे जमा कर देती है। तो जिसे भाबर के नाम से जाना जाता है, उस भाग को भाबर के नाम से जाना जाता है। और उत्तर भारत में शिवालिक या उप हिमालय क्षेत्र के समानांतर फैले समतल मैदान को ही भाबर कहा जाता है। कंकड़ पत्थरों, बजरी की अधिकता के कारण इसमें इतनी अधिक सरंध्रता यानी पारगम्यता होती है, पाई जाती है कि यहाँ छोटी नदियां क्या होती है, विलीन हो जाती है, उसी में ढक जाती है, उसके अंदर अंदर बहती हैं तथा उनमें शुष्क मार्ग शेष रह जाते हैं। भाबर जो है, भाबर मैदान पश्चिम में चौड़े और पूर्व में संकरे हैं। यह भाग कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं इसका जो सब सिर्फ बालू, बजरी या गोलास्मों से ढका हुआ है, तो कृषि के कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होगा। तो ये है कि ये उपयुक्त नहीं है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इसका भौतिक विभाजन। तो यहाँ पे देखिए आपका, देखिए भाबर क्षेत्र यानी ये आपका पर्वत हो गया, और ये जो पर्वतों के जो तली वाला भाग होता है नीचे का भाग, इसे हम गिरिपद के नाम से जानते हैं। तो ये इसके गिरिपद में ये हो गया आपका भाबर क्षेत्र। बड़े बड़े क्या होते हैं इसमें, गुलास्म होते हैं, कंकड़ पत्थर होते हैं, आकर के ढाल कम होता है, फिर इसको यहीं पे ये निक्षेपित कर देती हैं और फिर आगे नहीं ले जा पाती है नदियां। तो ये हो गया आपका भाबर, कृषि के लिए बिल्कुल उपयुक्त तो नहीं है। आप मृदा देख ही रहे हैं कैसी मृदा है। उसके बाद आता है तराई क्षेत्र। तो इसके नीचे क्या होता है, ये यहाँ पे नदियां लुप्त हो जाती हैं सरंध्रता अधिक होने की वजह से, पारगम्यता अधिक होने की वजह से। फिर ये हो गया आपका तराई क्षेत्र। तो तराई क्षेत्र में नदियां फिर क्या होती हैं, ऊपर आ जाती हैं। ये तर होता है बहुत, यहाँ पे दलदलों का भी निर्माण देखने को मिलेगा। बहुत सारी वनस्पतियां होती हैं, बहुत सारी काफी ये भी पर अनुकूल नहीं है मानव निवास के लिए। बहुत दलदली क्षेत्र होता है, बहुत खतरनाक जीव जंतु इसमें होते हैं, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो ये तराई क्षेत्र भी कृषि कार्य के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। आगे आता है जो उपजाऊ मैदान आते हैं, यहाँ पे देखिए फिर इसको बांटा गया है। आप एक बांटा गया बांगर और दूसरा है खादर। तो देखिए बांगर जो होता है, जो नदी घाटी हुई, तो नदी वहां पे एक बार जो होता है बाढ़ के जल पहुंचा रहता है और उससे उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ रहता है, लेकिन बार बार वहां पे बाढ़ का जो पानी है नहीं पहुंच पाता है। या कहें कि नदी जो घाटी होती है, नदी घाटी से ये दूर वाला क्षेत्र होता है जो आपका बांगर का मैदान होता है, नदी घाटी से दूर होता है। और नदी घाटी के बिल्कुल तली कहें कि नदी घाटी के बिल्कुल समीप का
या उससे हमेशा प्रभावित होने वाला, जब भी नदी में जल भरता है या जब भी नदी में बाढ़ आए तो तुरंत ही प्रभावित हो जाता है। तो ये पास वाला भाग आपका क्या कहलाता है? ये खादर कहलाता है, खादर का मैदान इसे कह सकते हैं। तो ये काफी उपजाऊ भी होता है, क्योंकि जो मैदान होता है नदियों को, ये हमेशा अपना अवसाद इस पे निक्षेपित करती रहती हैं, जल और मिट्टी निक्षेपित करती रहती हैं। तो ये बांगर की अपेक्षा काफी उपजाऊ होता है और बाढ़ के पानी द्वारा हमेशा प्रभावित होता रहता है। और जो बांगर होता है इसके अपेक्षा खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ होता है, क्योंकि इसे दूर भी होता है और बाढ़ का पानी यहाँ पे हमेशा नहीं पहुंच पाता है। तो इसलिए ये इसके अपेक्षा कम उपजाऊ होता है, क्योंकि यहाँ पे जल और मृदा हमेशा नवीन मृदा नहीं पहुंचती रहती है। जबकि खादर में हमेशा हमें नदियों द्वारा नवीन जल और मृदा इस पे निक्षेपित की जाती रहती है। इस वजह से ये काफी उपजाऊ होता है कृषि कार्य के लिए। तो ये आपका हो गया इसका वर्गीकरण। आपका भाबर यहाँ देख लीजिए सबसे पहले, फिर तराई, फिर हो गया आपका यहाँ बांगर, फिर खादर। आगे देखते हैं हम लोग और इसके आगे विशेषताएं दिया हुआ है। देखिए तराई के मैदान का दिया है कि जो तराई का मैदान है भाबर के दक्षिण में है, 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी दलदली पेटी है ये, जहाँ नदियां धरातल पर पुनः क्या होती हैं, प्रकट हो जाती हैं, जो कि क्या होता है भाबर में लुप्त हो जाती हैं, तो यहाँ पे प्रकट हो जाती हैं। फिर ये दलदली क्षेत्रों का निर्माण करती हैं। तराई क्षेत्र का विस्तार वर्षा की अधिकता के कारण पश्चिम की तुलना में पूर्व में अधिक पाया जाता है और इस प्रदेश में अत्यधिक नमी रहती है, जल उपलब्धता, सघन वन रहते हैं, जैव विविधता काफी अधिक पाई जाती है यहाँ पे। वनों के स्थान पर अन्य भूमि उपयोग के विस्तार देखने, विशेषकर कृषि से यहाँ पे पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हुई हैं बहुत सारी। तराई के मैदान की विशेषताएं हैं। आगे दिया बांगर। देखिए जो बांगर के बारे में बता रहा है, ये देखिए उत्तरी मैदान का सबसे जो विशालतम भाग पुरानी जलोढ़ मृदा इसे कह सकते हैं। ये वो हो गया आपका खादर, नवीनतम जलोढ़ मृदा वहां पे देखने को मिलेगा। और जो बांगर है वहां पे पुरानी जलोढ़ मृदा देखने को मिलेगा, जो नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित होते हैं। यहाँ पे वेदिका जैसी आकृतियां प्रदर्शित करता है। इस भाग को बांगर के नाम से जाना जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बांगर को कहीं कहीं स्थानीय भाषा में कंकड़ के नाम से भी जानते हैं। फिर कि ये क्षेत्र नदी की बाढ़ सीमा से ऊपर स्थित पुराने जलोढ़क चबूतरे हैं और इनकी ऊंचाई कहीं कहीं पे 30 मीटर तक है। यहाँ पे पाई जाने वाली जो कांप मृदा है, कांप मृदा का रंग काफी गहरा होता है और जिसमें अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां पाई जाती हैं बांगर के मैदान में। बांगर के बाद हम देखते हैं खादर का मैदान। तो देखिए खादर का मैदान यह जो निचला भाग होता है, जहां नदियां प्रतिवर्ष बाढ़ का जल फैलाती रहती हैं। नवीन जलोढ़, ये इसकी मुख्य विशेषता है, यहाँ पे नवीन जलोढ़ निक्षेपित होता रहता है, नवीन जलोढ़ परत का निर्माण होता रहता है। और नवीन जलोढ़क क्षेत्र जो कि ये निचला मैदान है, जहाँ बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचकर नई मिट्टी की परत जमा करती रहती है, तो ये कहलाता है खादर। इसे हम खादर के मैदान के नाम से जानते हैं। उर्वरकता व जल उपलब्धता के कारण ये कृषि के लिए काफी आदर्श होता है, उपजाऊपन भी है। और यहाँ पे क्या होती है, जल की भी उपलब्धता हमेशा बनी रहती है, नदी घाटी में स्थित होने के कारण, उसके पास स्थित होने के कारण, इसलिए। तो हमने देख लिया भाबर, तराई, बांगर व खादर का मैदान भी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।